बीजेपी एक बहाना था, एमआईएम पर असल निशाना था। तो मैं तो कहता हूं कि एमआईएम से अगर आप परेशान हो भाई तो आप खुद ही कर लो ना। मैं बताता हूं कि एमआईएम के खात्मे का क्या रास्ता है। सीमांचल के लोगों को उसका हक दे दो। यहां पर आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। मैं तो अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूं, उनको रास्ता बताता हूं, तो वो ये काम कर दें, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस्ता के लोगों ने बताया कि मेरे घर से दूरी है किशनगंज की 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर और मुझको भाया आना पड़ता है अगर ठाकुरगंज तो 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर, भाया पवाखाली भी मेरा 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर से ज्यादा कहीं पलायन नहीं है। सीमांत से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हो रही है। सीमांचल में नाखानदगी की वजह से हमारे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, है ना, बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात है क्या हमारे लिए? दिल्ली में, पंजाब के खेतों में, हरियाणा के कीचड़ में सनकर ये गल्फ में जाकर कमा के लाते हैं, तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चे माँ के लिए नहीं लाते हैं। बिहार सरकार को 30% ये टैक्स देते हैं। बोलिए सर, आज का जो ये मीटिंग जो रखा गया आपकी तरफ से, क्या मकसद क्या था इस मीटिंग का? नहीं, पार्टी की हमारी मीटिंग सीटिंग चलती ही रहती है, क्योंकि अभी पार्टी में मेंबर साजी की मुहिम चल रही है और बहुत दिनों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने का प्रोग्राम बन रहा है। और पिछले दिनों में चूंकि हमारे एमएलए लोग जो थे वो प्रोग्राम उस वक्त तय हो पा रहा था, इन लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अब तो मैं हूँ तनहा और उनका प्रोग्राम होना है और काफ़ी वर्कर्स का, आवाम का मुतालबा है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक मरतबा सीमांचल वो आए। उनकी शदीद ख्वाहिश भी आने की है। महारैली का जवाब तो कहीं नहीं होगा ये आपके जो अब देखिए, महारैली और महारैला का जवाब तो हम लोग अवैसी साहब के आने से क्या देंगे? यहाँ की जनता ही दे चुकी है कि महारैली में लोग उम्मीद गए थे महा आशाओं के साथ और वहाँ से लौटे हैं महानिराशा के साथ। तो जनता ने खुद ही उनको जवाब दे दिया है कि तुमने बुलाया था कि ये उम्मीद थी कि शायद सीमांचल के मसले के पर कोई बात करोगे, लेकिन फिर वही बीजेपी का खौफ और फिर तुम्हारे झोले में वोट, वही पुराना कारोबार, इसलिए जनता दे चुकी है, उसका जवाब नहीं। हमारा तो असल मसला है कि हम सीमांचल की बेबसी और लाचारी के खिलाफ लड़ते हैं, सीमांचल के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते हैं। पूरे बिहार में जो मजलूम आबादी है, दलित आबादी है, वंचित और शोषित आबादी है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात हम लोग सड़क पर भी, यही बात सदन में भी, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क में कर रहे हैं। सर, असदुद्दीन अवैसी साहब किशनगंज का दौरा करेंगे, जानकर खुशी हुई। क्या किशनगंज वासियों को, सीमांचल वासियों को सौगात भी देकर जाएंगे? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, उनके कई चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हम लोग की पार्टी की तरफ से जीतने के बाद भी लगभग 50 लाख रुपए का, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन, मेडिसिन और दूसरी चीज़ें जो हैं कोरोना काल में वो किया। आप लोग ये कभी सवाल पूछे कि राजद के लोग खबर भी पूछने आए, कांग्रेस के लोग खबर भी पूछने आए, जो बरसर इख्तियार पार्टी रही उसने सीमांचल के बेरोजगार जो लौट के आए उनकी खबर भी पूछी? आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जब सैलाब में डूबे लोग तो करोड़ों का रिलीफ का काम किया, करोड़ों रुपए का यहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाया। क्या इन लोगों ने किया? यकीनन है कि हमारे सदर को सीमांचल से खास मोहब्बत है, सीमांचल के लोगों के लिए उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ के गुर्बत, नाखानदगी और यहाँ के बीमारों की खिदमत की जाए। अनकरीब हम लोग समझते हैं आने वाले लोकसभा की तैयारी समझा जाए क्या इस रैली को? नहीं, तैयारी हमारी लोकसभा और राज्यसभा की या विधानसभा की तैयारी नहीं, हमारी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई को मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। सीमांचल के मसले का हल कर दो। बल्कि मैंने तो पैगाम भी दिया इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के महागठबंधन को कि आए हो 25 तारीख को आपने महारैला किया, आपका निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर आपका था। बीजेपी एक बहाना था, एमआईएम पर असल निशाना था। तो मैं तो कहता हूं कि एमआईएम से अगर आप परेशान हो भाई तो आप खुद ही कर लो ना। मैं बताता हूं कि एमआईएम के खात्मे का क्या रास्ता है। सीमांचल के लोगों को उसका हक दे दो। यहाँ पर आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। यहाँ पर महानंदा बेसिन का आप रीएस्टिमेटिंग करके यहाँ पर काम शुरू करा दो। अलीगढ़ का मामला इल्तवा का शिकार है, उसको करा दो। यहाँ की बस्तियां कट रही हैं, उनको बचा दो। यहाँ पर जो पुलों का मसला है, पुलों के मसाइल हमारे हल कर दो। ये इश्यूज को अगर आप हल कर दोगे तो एमआईएम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूँ, उनको रास्ता बताता हूँ, तो वो ये काम कर दें, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज 75 सालों से हमारे मसाइल जू के तू हैं। हमसे टैक्स के पैसे लेकर दिल्ली और पटने को सजा रहे हैं। पटने में गंगा पर 3-3 किलोमीटर पर पुल बन रहा है और हमारे यहाँ मानंदा, डोक, कनकई, मेची, परमान पर 40-40 किलोमीटर पुल नहीं है। कल ही मैं पोखाली का दौरा किया, वहां पर बस्ता के लोगों ने बताया कि मेरे घर से
दूरी है किशनगंज की 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और मुझको भाया आना पड़ता है अगर ठाकुरगंज तो 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर, भाया पवाखाली भी मेरा 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर। ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादती है, अमोर में देख लीजिएगा, खाड़ी से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर है अमोर का ब्लॉक, और आना पड़ रहा है उसको 40 किलोमीटर की दूरी पर। किशनगंज की दूरी अगर बन जाए मानंदा पर ब्रिज तो 20 किलोमीटर पर किशनगंज पहुंच जाएंगे, उनको आना पड़ रहा है 60 किलोमीटर आना पड़ रहा है। मटियारी का हाल देख लीजिए, निसंदरा का हाल देख लीजिए। तो ये सारा मसाइल जो है, मसाइल तो मुंह खोले पड़े हुए हैं। सीमांचल से ज्यादा कहीं पलायन नहीं है, सीमांचल से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हो रही है। सीमांचल में नाखानदगी की वजह से हमारे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, है ना, बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात है क्या हमारे लिए? सर, पिछले दिनों से सीमांचल में एक मामला बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो वीजा गिरोह है, जो गलत वीजा देकर लोगों को विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार, जिन लोगों की सरकार है वो कह रहे हैं कि जनता का राज है। जनता के राज में इस तरह से गलत वीजा का जो सक्रिय गिरोह चल रहा है, उसके लिए आपके तरफ से कुछ किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। ये दिल्ली में, पंजाब के खेतों में, हरियाणा के कीचड़ में सनकर ये गल्फ में जाकर कमा के लाते हैं, तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चे माँ के लिए नहीं लाते हैं। बिहार सरकार को 30% ये टैक्स देते हैं, तो टैक्स के पैसे से तो लेबर वेलफेयर क्यों नहीं ऑफिसर्स के काम कर रहे हैं कि हमारा लेबर कहाँ जा रहा है, उनका कहाँ शोषण हो रहा है, उनका कहाँ दोहन हो रहा है। हमने असेंबली में आवाज उठाई थी, तो पिछले दिनों में एक्सीडेंटल केसेस में कहीं भी हादसा हो जाएगा तो मजदूरों को उसके घर पहुंचाने का कानून आया। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमारा मजदूर चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो, उसको हर हाल में सरकार उसके घर तक पहुंचाए। मजदूर की बीवी रोती है उस वक्त, वो कोहराम मचाए हुए घर में, उसके लाश को घर में नहीं पहुंचाइएगा। देश के सरहदों की पहरेदारी करते हुए जितना कीमती हमारा देश का सिपाही है, आर्मी का नौजवान है, उतना ही ये कीमती हमारा नौजवान है जो हमारे आर्मी के तनख्वाह के लिए कमाने के लिए जा रहा है। तो उनके लिए भी आप एक सा व्यवहार करो ना। बड़े लोगों को अमेरिका भेजोगे इलाज कराने के लिए, सरकारी स्पॉन्सर्ड मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जिनके इलाज पर करोड़ों रुपया खर्च होगा। आज जो बेचारा गरीब दिहाड़ी जिनको मजदूरी नहीं दे पाते हो, वो मरेगा भी तो उसकी लाश भी नहीं पहुंचाओगे। ये हमारा मुतालबा और ये हमारी लड़ाई है। इन्हीं मुद्दों पर तो बात करने के लिए हम लोग एमआईएम वजूद में आई है, नहीं तो एमआईएम की जरूरत क्या है? सर, इमारत शरिया के जो नायब है वो कहीं ना कहीं आप लोग को फायदा पहुंचाने वाली बात बोले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तो पहले से मुसलमानों को अनदेखा करेगी, लेकिन सेक्युलर पार्टियां भी अब अनदेखा कर रही है। सर, इसको लेकर क्या कुछ देखिए, फायदा और नुकसान से इसको मत जोड़िए, इसको हकीकत बयानी से जोड़िए कि बीजेपी तो मुसलमानों के मसाइल पर मुंह नहीं खोलती, उनको दुश्मनी है। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी अब मुसलमानों का नाम, मुसलमानों का के मसाइल पर, उर्दू के मसाइल पर बोलते हुए शर्माने लगी है, डरने लगी है, घबराने लगी है। आपने नहीं देखा जिस मौलाना आजाद ने जवाहरलाल नेहरू और गांधी की रहनुमाई की मुल्क की आज़ादी में, जिस मौलाना ने कुरान की तफसीर को लिखना बंद कर दिया और रांची में उसको कैदोबंद में डाल दिया गया, जेल के सलाखों में जो मौलाना आजाद गए, अभी जो नेशनल कन्वेंशन हुआ कांग्रेस का, वहां पर किसी मुस्लिम लीडर की तस्वीर तक नहीं थी। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। चाहे गुल्लाज हो, चाहे सनोबर मारी गई हो, या अभी बाबर की कत्ल हुआ, मॉब लिंचिंग हुई हो, अभी फैयाज का मॉब लिंचिंग हुई हो, किसी सेकुलर पार्टी ने आवाज उठाई? अगर आवाज उठाई तो एमआईएम ने उठाई। एमआईएम ओहदे के नहीं लड़ती, सरकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, मंत्रालय की लड़ाई नहीं लड़ती। एमआईएम लड़ती है ये मुल्क शांति का मुल्क हो, ये मुल्क इंसाफ का मुल्क हो, सबको जीने का, सबको बसने का बराबर हक मिले। इंसाफ की बात अगर कोई करता है तो हम करते हैं। और जो कुछ भी मौलाना शमशाद रहमानी साहब ने कहा, हजरत ने बहुत कुछ हक कहा है। नायब अमीर शरीयत है हमारे, वो हम उनके जुमले को एहतराम और कदर की नज़र से देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि साहब ये जुमला, मैंने कहा कि एक आलिम दीन के जुमले सुनो जरा। मैं जो कहता हूं तो मेरे जुमले को सियासी समझते हो। आखिर कैसी ज़र्ब लगी है इमारत शरिया को। हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब नवर अल्लाह मरकदहू दुनिया से रुखसत हो गए। जिस लोग पहले इमारत शरिया को वकार देते थे कि चीफ मिनिस्टर चलकर वहां जाते थे, लेकिन हजरत मौलाना को लोगों ने सेक्रेटरीट तक पहुंचा दिया और उर्दू के टीचरों का मसला आज तक हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ? कल तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो एक बात थी कि बीजेपी नहीं हल होने देती है, लेकिन आज तो सबसे चैंपियन सेकुलर की पार्टी है वो है राजद। तो राजद क्यों नहीं हल करा रही है? उर्दू के टीचर क्यों डंडा खा रहे हैं? एक मदरसे में गबन का मसला पाया गया, 609 की तनख्वाह बंद कर दी। ये गरीब कौन बनता है आलिम? अमीर का कबीर का बेटा बनता है, अमीर का कबीर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है ना, यूपीएससी का एग्जाम देता है। बेचारे गरीबों के बच्चे मदरसे में मुअल्लिम बनते हैं, इसी देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपने उसकी तनख्वाह रुकवा दी है। आपने 2459+1 के तनख्वाह की बात कही थी, अभी आपने कुछ 850 को दिया है, बाकी सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
ताली पिटवाते हैं सिर्फ चार को देकर के। और आप लोगों को पता नहीं है कि मदरसे के इन टीचरों का कितना शोषण हुआ है। इंक्वायरी के नाम पर क्यों इंक्वायरी, 2 बार इंक्वायरी क्यों? पहली इंक्वायरी भी गई थी आपकी तो पीओ शामिल था, डीओ शामिल था उसमें। अगर वो इंक्वायरी गलत है तो पीओ और डीओ को लटकाने का काम करो, मदरसे के टीचरों को परेशान मत करो, ये होना चाहिए। लेकिन आपका डीओ हर साल हर महीने में जब भी इंक्वायरी का मामला होगा 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख मदरसे वाले से ले लेगा। कोई झूठी रिपोर्ट दे देगा, कोई सही रिपोर्ट देगा, अब परेशान करेगा। एक कमेटी के लिए 3-3 बार मेंबर का अलग फीस, डीओ की अलग फीस, आप पिसा जाए बेचारा ये गरीब मौलवी। सर 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल में आकर के कहा था कि सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा। अब सत्ता में सीमांचल की जन गवाह है, सीमांचल के जन गवाह है, सीमांचल का कन गवाह है, सीमांचल के ईमानदार मीडिया के साथियों आप लोग गवाह हो कि उस वक्त तेजस्वी जी ने खुद कहा था ठाकुरगंज में, खुद कहा था जो कि अररिया में, कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल आयोग का गठन करूंगा। सरकार बने तो 7 महीने हो गए, है ना। 7 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन औरत की उम्मीद तो नजर आती है ना। यहाँ तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है ना। आए थे अभी महागठबंधन की रैली में, क्यों नहीं बोले? उस वक्त बोले थे कि हैदराबादी भाईजान को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए, चाय के बागात की उनको सैर करा दीजिए, वोट हमको दीजिए। आपको दे भी दिया ठाकुरगंज में, है ना। और आपका हमको जबह करके आपने सरकार भी बना ली। तो सीमांचल के वैसे ही ना सरकार बनी। सीमांचल के इन 4 एमएलए को यहाँ के मैंडेट के खिलाफ एमआईएम से तोड़कर आप नहीं ले जाते तो आपकी तो सरकार नहीं बनती। तो गोया हमारे लाश पर ही सरकार बनी है, तो फिर हमारे मुद्दों का हल क्यों नहीं करते हो? ये नहीं करेंगे, इनकी नीयत साफ नहीं है ना। तो इसी की लड़ाई तो हम लड़ते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं वजीर बनने की। वजीर बनना था तो कब जानते? हमने जूते की ठोकर पर वादार को रखा, टिकट को फेंक दिया। वैसे साहब कब तक आ रहे हैं सर? वो वैसे साहब हम समझते हैं कि अनकरीब आ जाएंगे वो, और उसी सिलसिले में हम लोग चाहते हैं कि वो आए तो उनका पुरज़ारा इस्तकबाल होना चाहिए। यहाँ के सर एक आपके सवाल है, जेडीयू हो या फिर एनसीपी, दोनों सेकुलर पार्टियां हैं, दोनों ने नागालैंड में बीजेपी को समर्थन दिए, इसे किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, कैसे सेकुलर? आप बीजेपी से अपने आप को अगर वो काला कौवा को लिख दे, अगर कोई ये सफेद कौवा सफेद हो जाएगा क्या? है ना। कोई काला कलौटा आदमी अपने आप नाम रख दिया घोड़ालाल, तो घोड़ा हो जाएगा क्या? नाम से होगा ना काम से होगा। सर एनसीपी ये 20 साल 25 साल से बीजेपी से गले मिला करके लोग रहते रहे। जदयू सेकुलर हो गई, जदयू सेकुलर हो गई। आप लोग भी भाग जाते हैं कि सेकुलर, वो कह दिया अपने को सेकुलर हो गया। मैं खाला से कोई निकल के कहेगा कि मैं पंडित हूं, मैं मुल्ला हूं, तो मान लीजिएगा उसको, है ना। सबसे बड़े तो यही लोग हैं। रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को जिसने घर तक पहुंचाया है उसका नाम जदयू है। और उनका मामला तो पिछले दिनों में भी देखे हैं कि इन लोगों को कोई बैर नहीं है। मामला तो सर माइनॉरिटी का, दलित का है। लौकी पर गिरे चाकू या चाकू पर गिरे लौकी, कटना है लौकी को। तो मामला तो हमारा खराब होना है, उनको तो हलवा रोटी से मतलब। वो चले जाए इसके साथ एनडीए के साथ तो डबल इंजन की सरकार, और आ जाए राजद के साथ तो सेकुलर सरकार। कहीं से भी सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर ये धोखा है, फ्रॉड है। जिस कौम को दुनिया में इज्जत से जीना है, भीख मांगकर नहीं जीना है, उसको अपनी ताकत पर लड़ना है। इन लोगों का चेहरा देख लीजिए, अभी इनके एमएलए गए कि नहीं? खुद कितने लोग गए एमएलए छोड़ करके, इनको कांग्रेस के लोग कितने छोड़ करके उनके गए हैं। एनसीपी का तो पुराना रिश्ता उनसे रहा है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अवैसी साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश के लिए सिर्फ मेरा कंधा नहीं है, सेकुलरिज्म सबकी जरूरत है। इस मुल्क में मस्जिद के मीनारों की हिफाजत जरूरी है तो मंदिर के कलश की भी जरूरी है। हम तो सबकी बात करते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद को तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं वो सेकुलर हो जाते हैं। ये बात ताज्जुब की। सर इस रैली का नाम क्या है? अब रैली, अभी तो हम लोग का मशवरा हो रहा है। अब रैली होगी, पहले उनका प्रोग्राम तय हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम की क्या नौयत होती है, वो 1 दिन के लिए आ पाते हैं, 2 दिन के लिए आ पाते हैं, उसी एतबार से हम लोग प्रोग्राम तय करेंगे। सर देश में मतलब